तो जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लेके आया हूँ। क्लास 10th में हो और आपका साइंस सब्जेक्ट है तो बड़ा मजा आने वाला है आज की ये सीरीज को सुनने के बाद। आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज लूंगा, एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में बिठाता जाऊंगा। अगर आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आज आपके लिए रामबाण होने वाली है। 100% पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर जाओगे इस सीरीज के अंदर। और अगर आज तक आपने पढ़ रखा है, सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है या आपने ऑलमोस्ट कुछ पढ़ रखा है तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। किस कारण से? आपके रिवीजन वर्क के लिए। ये रिवीजन के लिए वर्क के लिए और जो होती है ना हमारी पावर, एबिलिटी पावर, उसको इंक्रीज करने के लिए ये सीरीज आपके काम आने वाली है। इस सीरीज का नाम आपका तांडव 2.0 होने वाला है। क्या होने वाला है? तांडव 2.0। तांडव 2.0 चालू किया मैंने क्लास 10 साइंस के लिए। और ये क्लास 10 साइंस में मैं जिन्होंने भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए बड़ा मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला? इसमें मैं एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला। पेपर से पहले आपके इतने कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ना कि अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना तो आप उसमें फुल बाय फुल मार्क्स लाने की गारंटी मैं दे देता हूं। चलो छोड़ो, फुल बाय फुल मार्क्स लाने की गारंटी मैं दे देता हूं, लेकिन एक एक सीरीज को देखना पड़ेगा। आज से मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। प्यार आपका होना चाहिए, प्यार आप दोगे और मेरे बस वर्क होगा आपके प्यार के ऊपर वर्क करते करते जाना और आप सभी को इस नैया से इस नैया तक पहुंचा देना। समझ गए ना? चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला आज का हमारा जो सीरीज होने वाला है तांडव 2.0 का हमारा सीरीज फर्स्ट आया है। ये कौन सा आया है? फर्स्ट सीरीज आया है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज। और फर्स्ट सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। 5 क्वेश्चन होंगे हर सीरीज के अंदर, 5 6 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन मिनिमम जो होंगे 5 क्वेश्चंस तो आपको बता ही जाएंगे और 5 क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको क्लियर करवा जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे। क्वेश्चंस के कंसेप्ट जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपके रिलेटेड ही होंगे। प्रीवियस ईयर में कंसेप्ट आ रखे होंगे या फिर आपके जो आने वाला पेपर है उसके अंदर ये कंसेप्ट आपके आने होंगे, ठीक है, रिपीटेड होंगे, जरूर होंगे, तभी बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला आप कोई सा भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, कोई से भी ईयर का। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं अपने ऊपर ये नहीं कह रहा, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। कोई से भी ईयर का फॉर्मूला क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि ड्राइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट मतलब आपका क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि उदाहरण सहित बताना है आपको, क्या एक आधारभूत, एक फंडामेंटल, आधारभूत एसआई मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब फंडामेंटल यूनिट एंड एक आपका ड्राइव यूनिट, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। हर बार आ जाता है, इस बार भी आएगा, लिख के ले लो। चलो आ जाओ, दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन ने बोला फंडामेंटल यूनिट, क्या कौन सा यूनिट? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एक होता है या एक एसआई मात्रक होता है, एक आपका ड्राइव्ड यूनिट होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्राइव्ड यूनिट में भैया हर बार दे देता है, हमको तो पता ही नहीं चलता। इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और इसे आधारभूत एसआई मात्रक कहते हैं। तो फंडामेंटल मतलब होता है भैया ये फंडामेंटल है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आप हो, आप डिपेंडेंट हो ना, अभी आप मदर एंड फादर के ऊपर डिपेंडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अभी अपना वो कर रहे होते हैं एंड उसके साथ साथ स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो डिपेंडेंट फिर भी तो है ही ना, डिपेंडेंट तो है ही। अब मैं चलो सीधी बात मैं कहूँ तो हम जो है, हम खाने के लिए कहाँ जाते हैं? हम बोलते हैं भैया पेड़ दादा फल उगाओ, हम तुम्हारा फल तोड़ लेंगे और हम खा जाएंगे। तो हमने क्या किया? वो फल उगाते हैं, मतलब एप्पल उगाया कि जो भी चीज उगाया उनका तोड़ के हम खा जाते हैं, है ना। ये तो नहीं हम अपने आप लेके जाते हैं। और हम किसी से पूछेंगे ना कि आप खाना अपने आप बनाते हैं? हाँ, हम कढ़ाई छोलनी लेके अपने आप खाना बनाते हैं। तो हम डिपेंडेंट कैसे हो गए? भैया आलू तो दूसरा का चुरा के लेके आए और खा रहे हो आप। वो फल मेहनत, धूप में खड़ा होकर मेहनत किया और खा रहे हो आप, तो वो चीज कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। वो होती है जो डिपेंडेंट नहीं होती, किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती। एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ये क्या करती है? डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड होती है? मतलब किसी पे भी ये चीज होती है कि ये फंडामेंटल के बिना कुछ नहीं है। ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल के बिना कुछ नहीं है। फंडामेंटल है तो ड्राइव्ड है, फंडामेंटल खत्म तो ड्राइव्ड भी खत्म, ये चीज है ना। व्युत्पन्न मात्रक कहाँ से आता है? व्युत्पन्न मात्रक फंडामेंटल की सहायता से आता है। एंड फंडामेंटल आपकी 7 यूनिट होती है, 7 यूनिट, जिसमें आपका मीटर आता है, किलोग्राम होता है, एंड सेकंड आता है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है, फिर एम्पियर आता है,
केल्विन आता है, टेम्परेचर आता है, कैंडेला आता है, कई सारे आ जाते हैं 7 तक। आपको बस यूज ज़्यादातर जो होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, कैंडेले के लिए CD लिख देते हैं, CD लिख देते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड उसके बाद एम्पियर करंट के लिए हो जाता है। तो ऐसे ही कई सारे होते हैं, बस एम्पियर और ये 4, इन 5 का ज़्यादा यूज़ होता है। कैंडेला का बहुत कम यूज़ देखोगे, कैंडेला का यूज़ नहीं देखोगे। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। एंड ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो इनकी सहायता से बनी, इनके वजह से बना। तो ड्राइव यूनिट कैसे बनेगा? मैंने बोल दिया भैया बताओ वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है। ओ भैया एग्जांपल की से पूछा उसने, वेलोसिटी को वेग कहते हैं। दोनों मीडियम को लेकर चलूंगा, वेग कहते हैं। तो वेलोसिटी को हम बोलेंगे भैया, समझ लो इससे पहले हम स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड मतलब चाल, स्पीड मतलब चाल। हाय हाय हमारी चाल कितनी मटकी है ना। डिस्टेंस अपॉन में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एंड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम कहते हैं दूरी, 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 एंड इसको कहते हैं समय, दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, समय को मेजर करते हैं सेकंड में। तो इसको कहेंगे हम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये ड्राइव क्वांटिटी किससे बनी? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी को बुलाया गया। किसको? फंडामेंटल क्वांटिटी को। क्या? मीटर को मेजर करने के लिए मीटर, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर, एंड टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। ये दोनों ने मिलके इसको क्या बनाया? वेलोसिटी एंड स्पीड की ऐसा यूनिट। दोनों सेम ही है, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम ही होती है। तो ये इसकी ऐसा यूनिट किस तरीके से बनी? फंडामेंटल का यूज करके। फंडामेंटल का यूज करके उसी तरीके से हमने भी अपना खाना किस तरीके से बनाया है? पेड़ पौधा के आलू सब कुछ चुरा चुरा के हमने अपना खाना बना लिया। इसी तरीके से ये सब भी फंडामेंटल का मीटर और सेकंड को बुलाया, चुराया और अपने को ऐसा यूनिट बना लिया। क्या? अरे भैया वेलोसिटी और इसका क्या ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड है ना। अब मैं पूछूं आपसे, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ थोड़ा। क्या? फोर्स। फोर्स में पूछूं, फोर्स मतलब होता है बल। बल, धक्का, एकदम खिंचाव को बल कहते हैं। हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमारे धक्का, हमारे खिंचाव, हमारे धक्का, हमारे खिंचाव, वह के हम फोर्स कहता नहीं, क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स कभी देखा है ना, पुल और पुश लिखा होता है गेट के ऊपर। पुल मतलब खींच लो एंड पुश मतलब धक्का दे दो, तो उसी को फोर्स कहा जाता है। पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आपने पढ़ रखा है। सेकंड लो पढ़ रखा है? नहीं पढ़ा? वीडियो देख लेना मेरी, सारा ये ध्यान रखना। फुल कंसेप्चुअल पूरा कंसेप्ट आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है मैंने। सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, उसकी वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। किसमें? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके देख लेना। एक एक कंसेप्ट एक बार क्लियर करना शुरू भी कर दोगे ना, तो मेरे करवाने से पहले ये सारे क्वेश्चन यूं लगा डालोगे, यूं चुटकियों में लगा डालोगे। तो F इजिकल्स टू m होता है, तो F इजिकल्स टू m को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब एक्सेलरेशन आ गया भैया। एक्सेलरेशन जो होता है इसको हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है तो v माइनस यू अपॉन में t होता है। एंड v माइनस यू का जो ऐसा यूनिट होता है हम जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है, एंड टाइम का भी सेकंड होता है। तो एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एंड मल्टीप्लाई में जो टाइम का सेकंड है ना वो भी आ जाता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। एंड इसको हम कह देते हैं मीटर पर सेकंड। आ गया ना। तो इसके साथ किलोग्राम के साथ मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा, तो किलोग्राम के साथ मीटर पर सेकंड भी यूं मिल जाता है। इसी को ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स, फोर्स का ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है? एक के एगो और नाम दिया जाता है, न्यूटन। क्या बोला जाता है भैया? न्यूटन किसको कहते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। मजा आया ना? मजा आया नहीं? कि कंसेप्ट में मजा आया ना? आया गया ना? तो ड्राइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटी यहीं पे हमारी खत्म हो जाती है। चलो भैया चलो, 2 नंबर अपने पक्के कर लिए आज। बहुत खुशी में ना खुशी है, ढोल बजाओ है, बजाओ बजाओ बजाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आते हैं बजा के आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने ही भैया केमिकल इक्वेशन चैप्टर बड़ा जबरदस्त पढ़ाया था यार आप सबको ना। अप्रैल वाले जो स्टूडेंट थे ना उनको बहुत जबरदस्त क्लासेस दी गई थी यार। उस क्लासेस को एक बार देखो तो मतलब यार भैया आप सबको मैंने बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ जाओ जाओ,
तो मतलब वहाँ हमने लिंक ही तो दिया होगा ना, वहाँ जाके क्लिक तो कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। वीडियोस एक एक देखोगे तो अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना उस चैप्टरों में, अगर आपको लगता है मेरा पूरा चैप्टर पढ़ने में ये हो रहा है वो हो रहा है, चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन इससे चेंज भी आ गया ना थोड़ा सा चेंज, तो आप कंसेप्ट के थ्रू तो उसे कर दोगे। लेकिन अगर मैंने ये क्वेश्चन करवाया और ये चीज़ आ गया तो क्वेश्चन के कंसेप्ट के थ्रू भी कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार वीडियो को भी देख लो, मजा आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मेरे से पहले ये क्वेश्चन करोगे ना। आओ देखो दिखाते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, बैलेंस मतलब क्या, मैंने एक तराजू लिया है और एक तराजू में मैंने तोलना स्टार्ट किया, तो मैं क्या कहूंगा, भैया आ जाओ कबाड़ी वाले, भैया इधर आओ इधर आओ, तोल, चलो मेरा ये कबाड़ी तोल के दिखाओ। तो मैंने ये बोला है भैया मेरा ये कबाड़ी है, इसको तोल के दिखाओ। तो वो इधर रखता है, इधर बटकारा रखता है और देखता है ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो हम बोलते हैं भैया नीचे जा रहा है थोड़ा ऊपर कीजिए, तो उधर और बटकारा रखता है, बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ, दोनों का वेट क्या हो गया, बराबर हो गया। जो हमने दिया कबाड़ी वो, और जो उसका बटकारा था है ना, वेट था, दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। था हमने बोला भैया हमारा दोनों बराबर हो गया। कितना किलो हुआ, तो बोला 1.5 किलो है, नहीं बस बता रहा हूँ, सपोज कर लो 1.5 किलो हुआ, लाओ पैसा लाओ 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 1.5 किलो का पैसा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हमने क्या किया, हम गए बड़े अच्छे से ठीक है, हमने बोला भैया मैग्नीशियम दिया हमने आपको, थोड़ा ऑक्सीजन बुला लीजिए, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को बुला लीजिए। तो उसने ऑक्सीजन को बुला लिया, O2 होता है ऑक्सीजन। बोले दोनों में लड़ाई करवाइए, रिएक्शन करवाइए, है ना, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया करवाइए। तो Mg बोलता है हम इसके साथ मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पे मिलेंगे भैया, एक शर्त पे। ये 2 को लेके आया, 2 जना के, हमको एक ही चाहिए, हम 2 हो गए तो संभाले नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ मिलता है, ये अपना शर्त मान लेती है, तो ये होता है MgO बना लेता है ना, MgO, ये अपना रिएक्शन कर लेता है। तो ये बोलता भैया Mg + O2 MgO बनाया, ऐसे कैसे हो सकता है भैया, ये 2 जना आया तो भैया दोनों को तो जगह मिलना चाहिए ना, ये एगो अकेला कहाँ जाएगा, अकेला कहाँ भटकेगा अकेले। तो बोलते हैं भैया चलो हम एक जगह और दे देते हैं, इनको जगह दे देते हैं। तो आया, इन्हीं जगह देने वालों को ही कहा गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कभी ऐसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस लिए यूज किया गया, मैं बोलूँ, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसको कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है ना कि जितना हमने दिया हमें उतना मिलना चाहिए। मैं गेहूं गया पिसवाने के लिए चक्की के आटे पे, चक्की पे गया, मतलब जहाँ आटा पिसता है, और वहां जाके मैंने बोला भैया ये लो मेरी गेहूं, 8 किलो गेहूं है, पीस दो जल्दी से। जब मैं आटा लेने गया तो वो 8 किलो गेहूं मेरी 7 किलो कुछ ग्राम हो गई थी, मतलब कुछ ग्राम उसमें से कम हो गई थी। तो वो निकलता अपनी बोरी से आटा, उसमें करके मुझे 8 किलो देता है। तो मेरा क्या था, मैंने जितना दिया उतना लेके आया ना मैं। वो ऐसा ही है कि मैंने जो इसमें Mg + O2 है, रिएक्टेंट, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जितना मैंने दिया उतना मुझे मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे O2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये कहना गया कि हम ना ही द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही उसको भैया मार सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। हाँ एक चीज कर सकते हैं, इस सिस्टम में है ना मास, उसको इस डब्बे में डाल दो, इस डब्बे से इस डब्बे में डाल दो, ये खेल हम कर सकते हैं हमारे हाथ में, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 है तो 2 तो को खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए एक चीज आया और उस चीज को कहा गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस में क्या किया गया, इसके बाहर हम लगाते हैं 2। तो देखो यहाँ 2 लगाए, हम 2 लगाए तो Mg हो गया यहाँ पे 2 और ये भी हो गया O2। यहाँ छेड़खानी मत कीजिएगा, वहां जाके छेड़खानी कीजिएगा ना कि लेडीज बोगी में तो चप्पल जूता बहुत पड़ता है, बाहर छेड़खानी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बोगी के बाहर लेडीज बोगी में जाने की जरूरत नहीं है। तो अंदर जाइएगा तो यहाँ पे 2 देख लीजिए बस, हाँ ये 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, अंदर मत जाना, ठीक है। फिर देखा गया Mg यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे तो एक ही है तो यहाँ भी लगा दो 2 हो गया ना, Mg यहाँ 2, फिर यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो इसी इक्वेशन को कहा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हो या फिर मॉलिक्यूल्स कह दो, नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम एलिमेंट इन अ प्रोडक्ट विल बी सेम होना चाहिए। तो उसी को कहा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए कुछ इक्वेशन भी दे रखी है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, देखो
यहाँ थोड़ा अपना हाथ साफ करने के लिए दे रखा है बैलेंसिंग के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, बैलेंसिंग ही सिर्फ उसके अंदर सिखा रखा है, वो भी उस प्लेलिस्ट में मिलेगा, जाके चेकआउट करो। Fe है 1, यहाँ पे Fe है 3। सबसे पहले मैंने देखते ही लगा दिया 3, मेरा काम हुआ ना, समझ आया ना क्या बोला मैंने। यहाँ Fe 3 था, यहाँ पे 1 था, 3 लगा दिया, हो गया 3। अंदर मत जाना, अंदर जाओगे तो चप्पल जूते पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ पे H2O पे। अब H2 यहाँ पे देखेंगे 2 है और यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी 2 है, चलो चल गया। यहाँ पे O4 है, यहाँ पे O कितना है, एक एगो है, तो यहाँ पे लगा दिया हम 4 लगाते हैं। हमारा ये हो गया, अंदर वाला हम चेक करेंगे, ये 8 हो गया, ये तो 4 हो गया, इधर 4 मिल गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 ये है, इधर 8 हो गया, तो इसको हम बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 4 दूनी 8। अब देख लो इसको अच्छे से, एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से कि हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना बैलेंस। अब देख लो नंबर ऑफ एटम सबके सेम है कि नहीं, चेकआउट कर लेना आपको, ठीक है, चेकआउट कर लेना, ठीक, बैठ के एक बार अच्छा से। एंड सेकेंड वन यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला CuSO4 प्लस Ki प्लस Cu2I2 एंड K2SO4 एंड I2। बड़ी मज़ेदार, बड़ी मज़ा दिया है ये तो। Cu 1 है, यहाँ Cu 2 है, SO4 है, यहाँ पे SO4 है, Ki 2 है, फिर K मतलब 2 दूनी 4 है। भाई पहले ही बैलेंस कर दिया है क्या यार, ये तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है यार हमको परेशान करने के लिए। देखिए हम पहले ऐसे ही लगा के देखते हैं। मेरे को लगाना यहाँ पे 2, जिससे मेरा Cu जो है पहले बैलेंस हो गया, Cu मेरा पहले बैलेंस हो गया। देखो तो यहाँ पे भी मेरा Cu 2 है एंड यहाँ पे भी मेरा Cu 2 हो गया। अब मैं देखूंगा यहाँ पे S मेरा 2 हो गया, S मेरा 2 हो गया एंड O मेरा यहाँ पे 8 हो गया, O मेरा 8 हो गया एंड Ki की अब बात करते हैं। तो यहाँ पे S मेरा कितना है, S मेरा 1 ही है, मतलब सॉरी 2 है एंड O 8 है। चलो ये तो अच्छा हो गया। यहाँ पे देखो तो के यहाँ पे S मेरा 2 था, ये इधर आएगा अंदर एंड 2 चौक 8, तो इतना हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, K पे। तो K पे आएंगे तो K दूनी 4 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लगाया K पे 4, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया K भी एंड I भी कितना हो गया 4। तो 4 और 4 है, तो आ जाओ चेक करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, थोड़ा जाके प्रोडक्ट के अंदर जाके। तो ये तो 4 है ही एंड ये कितना है, 2 है और यहाँ पे 2 है, 4 हो गया है भैया, बैलेंस हो गया। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दो, हाय भैया तांडव सीरीज का है चलाए हैं, तांडव नाम का है रखे, तांडव कर देंगे पूरे क्वेश्चंस के ऊपर यूं तांडव की तरह, है ना। तांडव 2.0 तांडव, क्योंकि मैंने चला चुका हूँ पहले भी एक, है ना, केमिस्ट्री के ऊपर, तो अब मैं साइंस के ऊपर लेके आया हूँ तांडव 2.0। चलिए ठीक है, रोबोट 2.0 की जगह तांडव। अब नेक्स्ट वन ये आया है, ये होमवर्क लिख लो, ये क्वेश्चन ये आपका काम है, करके नीचे कमेंट सेक्शन खाली क्यों छोड़ोगे, भरो यार भरो, क्यों छोड़ोगे खाली, भरो। देखो Fe2O3 है प्लस CO है, Fe है एंड CO2 है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसको नंबर 1 देना, इसको नंबर 2 देना, इसको नंबर 3 देना, इसको नंबर 4 देना। इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नीचे कमेंट करके बताना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 3 ले लिए, चलो नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका आ जाता है, यहीं पे हमने बैलेंस वाला खत्म कर लिया। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आ जाते हैं, ये भी बड़ा मस्त चैप्टर था, इसको भी मैंने पूरा लाइव में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। इस चैप्टर का कौन सा आपका पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिसिटी चैप्टर, मतलब पीरियोडिक टेबल के ऊपर पूरा चैप्टर था ये, है ना, उसके ऊपर हमने बताया था, पूरा एक्सप्लेनेशन है, जाके चेकआउट करो। एटॉमिक नंबर ऑफ अ फ्यू एलिमेंट आर गिवन बिलो, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, द्रव्य एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या आपको दी हुई है, ये कौन सा 12 13 14 15 और 14 18, ठीक है, मतलब 12 13 14 एंड 18 आपको एटॉमिक नंबर दी हुई है। तो आपको शो क्या करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहला सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। ओ भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत मजा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। तो देखो आते हैं यहीं पे दिखाते हैं। सबसे पहला काम है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो इसका करेंगे तो हम पहले एक बिंदु बनाते हैं, फिर पहले 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला, वाओ वाओ क्या मस्त मस्त लग रहा है यार, मौज आ रही है यहाँ तो। एंड इसको कहते हैं हम के, फिर इसको कहते हैं एल एम और एन कहते हैं, ठीक है। तो K में जो है उसमें 2 एलिमेंट भरते हैं, 2 एटम भरते हैं, सॉरी, तो 2 एटम भरेंगे तो 2 भर दिए हमने, तो इसमें से 2 माइनस कर दिया तो बचा कितना 10। सेकंड में 8 भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 हो गया। अब इस 10 में से भी 8 माइनस कर दो तो कितना बचा 2। अब लास्ट में तो 8 भरा जाता है, लेकिन हम पे बचा ही 2 है तो हम 2 ये भरेंगे ना, 8 तो है ना भर देंगे, 2 भर दिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास कैसे करते हैं? जैसे जैसे भरा है वो बताओ। कैसे पहले भरा आपने? पहले 2 भरा, फिर 8 भरा, फिर 2 भरा, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। क्या हो गया? हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। लिख दिया ना मैंने। ओ बच्चा मजा आ गया। अगर इसकी ही वैलेंसी संयोजकता पूछ ली होती, वैलेंसी पूछ ली होती, तो अगर लास्ट सेल के अंदर 4 से कम हो, मतलब 4 से क्या हो? कम हो, मतलब 1 2 3 तक हो, तो अब तो आप 8 में से माइनस करके देखोगे इन्हें। 8 में से 1 को सॉरी इतना नहीं, मैंने बोला 4 तक होगा, 4 तक होगा, 4 तक, तब तो आप यही लिख देना, तब तो आप यही लिख देना। एंड 4 से ज़्यादा पहुंच जाए, 5 6 7 8 ये पहुंच जाए ये, तब इसे 8 में से माइनस, जैसे 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आएगी, एंड 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 आएगा, एंड 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0 आएगा। ये इसकी बैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंसी संयोजकता निकालने के लिए 1 2 3 4 है सबसे लास्ट में, तब तो यही लिख दो। एंड अगर आपका वैल्यू बढ़ गई 4 से 5 6 7 8 हो गई तो उसे 8 में से माइनस करके लिख दो, खत्म। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये बैलेंसी निकाल सकते हो आप। ओके, अब निकालते हैं हम किसका? 12 का हो गया। अब 13वां दिया होता, 13 का मैं डायरेक्ट करूंगा, पहले 2 भरूंगा, फिर 8 भरूंगा, फिर 3 भरूंगा, हो गया इसकी बैलेंसी एंड कॉन्फ़िगरेशन। एंड बैलेंसी को मैंने लिख दिया 3। अब मैं 14 पे आ जाता हूं, तो 14 का किस तरीके से होगा? 2 होगा, 8 होगा एंड 4 होगा। बैलेंसी हो गई इसकी कितनी? बैलेंसी हो गई इसकी 4 है। लास्ट में 18 वाला था, ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट करके बताओ होमवर्क, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सिंपल सा कंसेप्ट, बड़ा मजा आता है यार, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आते हैं ना सिंपल से, तो और मजा आता है। आपको भी मजा आ ही रहा होगा। मैंने अभी तक यार ये सब चीज नहीं पढ़ा था, लेकिन आज ऐसे कैसे है कि मेरे कंसेप्ट मेरे बिल्कुल माइंड के अंदर घुस जा रहा है। मजा आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तांडव करेंगे तांडव। चलिए, ये हो गया ए पार्ट। सेकंड है डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट। अरे भैया ये तो मजाक कर गया हम के साथ यार, हम तो ऊपर निकाल चुके हैं, हमारे साथ अब मजाक कर रहा है। समझ आ गया ना? वैलेंसी निकाल लोगे ना, संयोजकता जिसको मैंने बताई। चलो निकाल लेना, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गई। हमारे साथ मजाक कर गया, हम सोचे नहीं थे इतना बड़ा मजाक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स भैया हुई है टकला, कौन? न्यूटन, जिसके ऊपर सेब गिर गया था, गजनी था थोड़ा बहुत है, सेब गिर गया था, वो ये वाला लॉ को बताना है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज इफ दी केसेस नीचे दिए हुए। ठीक है, इसको अभी भूल जाओ। आपको निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल, निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल को क्या स्टेट करना है, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बता देता हूँ, आगे करेंगे। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है एक ये ऑब्जेक्ट होगा एंड एक ये दू गो गोला, इसका मास m1 होगा, या इसको बड़ा m लिख लो, इसको बड़ा m लिख लो, एंड इसको 1 मत लिखना, एंड इसको छोटा m लिख लो। इसके 2 सेंटर होंगे, इस सेंटर को लिख लो, एंड सेंटर के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको r लिख लो, एंड इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एंड फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं क्या? F। क्या? F। तो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बड़ा m है, ये आपका बड़ा m, ये छोटा m। एंड फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्वायर, मतलब इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। एंड टू कंबाइन टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, वी विल गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। एंड फोर्स का ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसको हटाने के लिए हम लगाते हैं क्या? G, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स इज इक्वल्स टू Gm/r², इसी को कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। आ जाओ, थोड़ा हिंदी मीडियम वाले सोच रहे हो बड़ा अंग्रेज बन गया है ना, आ जाओ।
दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तुएं हैं, वस्तु m का मास, वस्तु फर्स्ट का मास m है, वस्तु सेकंड का मास छोटा m है। इसके दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी ली गई है उस केंद्र के बीच की दूरी को हम r मानते हैं, और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है बल उसको हम F मानते हैं। तो कहा क्या जाता है, F जो है वो अनुकर्मानुपाती है किसके, उन दोनों वस्तु के मास के, क्या मतलब जो द्रव्यमान है द्रव्यमान के गुणन के, एंड जो आपका बल है वो आपका व्युत्कर्मानुपाती है उन दोनों के बीच, मतलब उन दोनों वस्तु के बीच के क्या दूरी के वर्ग के, ठीक है। एंड इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो F इज ये मिल जाता है mm बाय r स्क्वायर, एंड इसको हटाने के लिए हम बड़ा G का यूज़ करते हैं, तो आ जाता है GMM बाय r स्क्वायर। ख़त्म। इसकी जो वैल्यू होती है G कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको आप लिखोगे 6.67 इंटू 10 रेज़ पर आपका -11। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे मेरे इसमें सोच जाते हैं भैया इसका SI यूनिट क्या होगा, तो आप ये लिखो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है पर किलोग्राम स्क्वायर। खत्म हो गया इसकी SI यूनिट, खत्म। बड़ी बात थोड़ी ना, ये आपका 1 मार्क्स में पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की SI यूनिट बताओ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। खत्म हो गया ना भैया। मैं कंसेप्ट पे बात करता हूँ, क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है किस तरीके से नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करते, कंसेप्ट पे। फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना, आ जाओ केस पे आते हैं, ठीक है। अरे भैया इतने भावुक काहे हो गए, बड़ा मजा आ रहा होगा आज की क्लास में, आ रहा हो ना। तो भैया एक मेरे को बहुत अच्छा चीज लगता है जब आप सबको मजा आ रहा हो ना और लाइक नहीं ठोकते, तो आप लाइक ठोक दो, आप लाइक ठोको यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एक चीज ये ही अच्छा नहीं लगता बस, और सब कुछ अच्छा लगता है। लगा तो अच्छा लगाओ, मेरे को भी अच्छा लगाओ, आपको लग रहा है तो मुझे भी तो लगाओ यार। एंड मास ऑफ ईच ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज डबल, मैंने मास को कर दिया डबल दोनों का, तो फोर्स कितना होगा आ जाओ देख लेते हैं। मास को कर दिया, फर्स्ट केस कह रहा है, फर्स्ट केस कि उसके द्रव्यमान को कर दिया डबल, तो फर्स्ट वाला जो हमारा है, फर्स्ट वाला जो मास था बड़ा M जो था, बड़ा M उसको मैंने कर दिया 2M, बड़ा M को M डैश मान रहा हूँ, एंड छोटा M को M ये मान रहा हूँ, इसको कर दिया 2M। यही हो गया ना। अब क्या किया गया, R तो R ही है, R डैश भी हमारा R ही है, तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है GMM बाय में, अब M डैश हो जाएगा न्यू वाला, एंड R डैश लिख लो, तो फोर्स इज इक्वल्स टू G तो रहेगा ही, M की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 2 बड़का M एंड 2 छोटका M बाय में R आ जाएगा, R स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने डैश लगाया तो स्क्वायर भूल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा F रहेगा, F इज इक्वल्स टू G, और यहाँ पे एक 4 आ जाएगा, 4M बाय में R स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखो आप एक चीज देख पा रहे होगे, तो ये F डैश निकाल रहा हूँ मैं, न्यू फोर्स निकाल रहा हूँ, तो F डैश इज इक्वल्स टू 4 बाहर आ जाएगा GMM बाय में R स्क्वायर। देखा जाए तो ये जो था हमारा, जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था वही तो है हमारा फोर्स, तो हम क्या देखेंगे, ये तो हमारा फोर्स ही है, तो F डैश जो आया वो कितना आ गया, 4 टाइम्स पुराना वाला फोर्स। मतलब जैसे ही मैं मास को डबल करता हूँ दोनों, तो मेरा जो न्यू फोर्स जो आएगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच वो 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले फोर्स के बदले, है ना, बस इतना आ जाएगा। ये हो गया केस खत्म। एंड उसके बाद पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, मतलब डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया गया है, ट्रिपल। अब डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया गया तो मास तो M डैश तो M ही है, M डैश तो M ही है, छोटा M डैश भी क्या है हमारा M ही है, उन दोनों में तो कोई चेंज आया नहीं। डिस्टेंस R डैश जो था वो ट्रिपल हो गया, ट्रिपल तो 3R हो गया, तो अब फोर्स में चेंज क्या आएगा, GMM तो हमारा सेम ही है, उनको तो छोड़ो, नीचे वाला 3R का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3R का होल स्क्वायर। तो F डैश जो आ रहा है हमारा, F डैश जो निकलेगा वो GMM बाय में 9R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये वाला जो है पहला वाला फोर्स ही है, तो हम F डैश की वैल्यू लिखेंगे तो F अपॉन में 9 हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स कम हो जाएगा, इससे 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फोर्स। भैया मजा आ गया, मजा आ रहा भैया, मजा आ रहा, बहुत अच्छा। अब देखो थर्ड केस दिया, डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड। ओहो मौज कर दी, अरे भैया मौज कर दी आपने तो। अब डिस्टेंस को ही हाफ कर दिया, तो हम F इज इक्वल्स टू GMM बाय R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर R बाय 2 कर दिया, हाफ कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, GMM बाय में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बाय में 4 आ जाएगा, ये 4 तनिक ऊपर भाग जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा F का F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 टाइम GM
m बाय में r स्क्वायर, तो यहाँ से f डैश निकल रहा था ना, ये डैश लगाना भूल जा रहा हूँ, डैश इज इक्वल टू आपका ये तो 4c है, तो 4 टाइम्स 4 आ जाए। देखा जाए तो ये फर्स्ट केस ही आ गया, फर्स्ट वाला जो केस था। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट वाला केस लगा लो, या तो आपका जो मास है उसको डबल कर दो, मास को डबल करोगे तो भी आपका 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगर आप क्या कर दो डिस्टेंस को हाफ कर दो तो भी आपका 4 टाइम्स ही इंक्रीज हो रहा है। दोनों में देख रहे हो, दोनों ही रिलेटिव थे और दोनों का आंसर आपने निकाल लिया। मजा भी आया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके वो क्वेश्चन जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ये भी मुझे अच्छा लगा, हमने क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के हमारी सीरीज का, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बड़ा मस्त सा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 5 क्वेश्चन की बात हुई थी, 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 4 देखा कितनी मजेदार तरीके से आपने स्टार्ट किया, अब हम खत्म पे भी आने वाले हैं। कितनी मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग वे से हमारा ये चैप्टर जो था, मतलब ये कंसेप्ट जो था वो खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लो, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी का नियम को बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने बनाया था, मतलब उसके अंदर हमने क्या बोला था, सबके सब जो आए थे ना, जितने भी बोले तो न्यूलैंडस आया था, मेंडेलीफ आया था, है ना, डोवे राइनर आए थे, सबके सब क्या आते भैया बकलोले मानेंगे ना, तो काहे क्यों मानेंगे, ऐसा वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। बट हाँ ये चीजें, अरे भैया तुमको हम बता रहे हैं, सब कर रहे हैं, बताओ। लेकिन उस टाइम की बात की जाए, उस टाइम पे थोड़ी बात बताऊं मैं, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या, डोवे राइनर ने क्या किया, उन्होंने जितने एलिमेंट्स थे उन सबको लगा के, और फिर देखा गया कि 3-3 के उन्होंने वो बना दिए, पेयर बना दिए, मतलब पहले और लास्ट का उन्होंने मास का एवरेज निकाला तो बीच वाले का आ रहा था। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं हो पाया, क्योंकि लाइट मास वाले ऑब्जेक्ट, मतलब जो कम मास वाले ऑब्जेक्ट थे उनके ऊपर तो हो रहा था, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते ही वो क्या हो गया, खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट केस वो हो गया। न्यूलैंडस आए भैया, उनको तो लग रहा सिंगिंग में बहुत ज़्यादा वो रखते थे, सिंगिंग मतलब वो गाना उन्हें ज़्यादा ही गाते थे, सारे गामा पादा नी सा, तो उन्होंने क्या कर दिया, सा और सा पहला और आखिरी देखो तो सेम आता है, सारे गामा पादा नी सा, तो सबसे पहला और सबसे लास्ट दोनों ही क्या है, सेम है। उसी तरीके से एलिमेंट को लगा दिया उसने, मास के क्या कर लगा दिया उन्होंने, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला और आखिरी जो था मास, वो दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कही गई कि सेम होगा, ये न्यूलैंडस जी आए। उसके बाद थोड़ा मेंडेलीफ जी भी आएंगे। अब मेंडेलीफ जी ने बोला भैया देखो तुम दोनों जो कर रहे हो ना, बहुत ठीक कर रहे हो, लेकिन हम हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, हम भी तो थोड़ा अपना प्रॉपर्टी अपनाए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, मास के आरोही क्रम में लगाते चले गए, है ना, आरोही अवरोही याद है ना, आरोही आरोही आरोही, ठीक है। तो उसी तरीके क्रम में लगा दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, आरोही क्रम में लगा दिया। तो क्या देखा गया कि उन्होंने जब लगाया तो उन्होंने मतलब 6-8 जो थे आपने ये, एंड 6 आपके बना दिए गए पीरियड्स, मतलब 6 आपके पीरियड्स बना दिए गए, एंड 8 आपके कॉलम्स बना दिए गए, जिनको ग्रुप नाम दे दिया, एंड रो को आपको पीरियड्स नाम दे दिए उसने, ठीक है, मतलब जो मेंडेलीफ थे। तो मेंडेलीफ जी ने जब ऐसा किया, तो ये करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें दोनों के, न्यूलैंडस एंड डोवे राइनर, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, यूज हो रही थी। तो इसी तरीके से ये सारी कहानी चलती रहेगी और हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे पहुंच जाते हैं। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले भैया आए, देखो भैया तीनों के तीनों तो फेल हो गए हैं, और तीनों के तीनों ने एक ही प्रॉपर्टी का यूज किया। क्या प्रॉपर्टी था भैया, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर था। हम तुम्हारा मास का यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, हम थोड़ा बोलेंगे परमाणु का यूज करने के लिए, हम एटॉमिक नंबर का यूज करेंगे। थोड़ा वो बहुत तेज थे ना, तो उन्होंने एटॉमिक नंबर वैलेंसी का यूज कर लिया भैया, एटॉमिक नंबर का यूज किया, वैलेंसी का। उन्होंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट, उनके थ्रू हम निकालेंगे कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन्होंने बैलेंसी का यूज करके बैलेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था। इसी को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ। समझ आया, समझ आया। वैलेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है वो फर्स्ट रो में रहेगा, जिसकी वैलेंसी 2 है वो सेकंड रो में रहेगा, जिसकी वैलेंसी 3 वो थर्ड रो में, जिसकी वैलेंसी 4 वो फोर्थ रो में, है ना। ऐसे ऐसे ही करके उन्होंने रो बनाए, और उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 18 ग्रुप बनाए गए थे, ऐसे ऐसे 18 ग्रुप। और 18 ग्रुप को उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एंड सबसे नीचे आपका 2 यहाँ पे ब्लॉक लिखे रहते हैं, उनको एफ ब्लॉक का नाम दे दिया।
ठीक है, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, ठीक, एफ ब्लॉक। तो SPDF आपके 4 ब्लॉक में आपका पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। मतलब इधर S वाले जो थे, S वाले आपके कितने ग्रुप थे, S वाला आपका एक फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एंड आपका थर्ड ग्रुप, मतलब तीसरे से आपका एल्युमिनियम की ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं 3 वैलेंसी वाले पे, तो वो तो उधर चल जाता है। मतलब 2 ग्रुप आपके इधर जो थे वो S ग्रुप के थे एंड बीच में आपका जो छोटे छोटे चलेंगे, मतलब बीच में नीचे आ जाता है पीरियोडिक टेबल, ऐसे जाके फिर नीचे से चलता है एंड फिर ऊपर जाता है। तो बीच वाला जो रहता है वो आपका कौन सा है, D ब्लॉक होता है एंड जैसे ऊपर जाके इधर जाते हैं ये आपके कौन सा 3 4 5 6 7 8 तक, मतलब ये 6 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप, इनको हम P ब्लॉक ग्रुप कहते हैं। लेकिन P ब्लॉक के बाद एक सबसे लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला वो थोड़ा अलग प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सा लास्ट वाला, जो 18 वाला है, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या आपको पीरियोडिक टेबल याद है? बड़ा मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग वे से याद करवा रखा मैंने, लिंक देख लेना, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल बड़ा मजेदार, देखो जैसे मैंने 18 को बताया ना, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसे एल्युमिनियम का भी था, बेरिलियम का भी, वो उस कार्बन ग्रुप को भी याद करवाया, सबको याद करवाया। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल का लो है। अब इसके बाद क्या बोल दिया गया आपको, यहाँ बोल दिया गया डिस्कस द मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अच्छाइयों को बताओ, हैं, राइट विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग पॉइंट, मतलब इन पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने हैं। मतलब मेंडलीफ ने जो जो कमियां की ना, उसको पीरियोडिक टेबल जो आया मोजले का, उसने ठीक कर दिया। देखो कैसे, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। मेंडलीफ का क्या कहना था, मेंडलीफ ने कहा कि हम मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो आप अच्छे से सुनना एक कंसेप्ट को। मेंडलीफ ने लगाया तो क्लोरीन जो है 17 पे आता है, आप जानते हो क्लोरीन 17 पे आता है, उसका मास आपका 35 होता है एंड एक आपका क्लोरीन जो है 17 पे आता है, मास आपका 37 होता है। तो 37 आपका मास है एंड 35 मास है, दोनों ही सेम एलिमेंट है क्लोरीन। जब वो मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है तो 35 के पास क्लोरीन को रख दिया उसने, फिर 36 पे मास पे रख दिया किसी को, अब 37 मास पे दोबारा क्या क्लोरीन को रखेगा, क्योंकि मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है। तो 37 जो ये आइसोटॉप वाला है सेकंड वाला, इसको भी तो पीरियोडिक टेबल में उसे रखना ही पड़ेगा। तो थोड़ा कंफ्यूजिया सा गया, क्या कंफ्यूजिया सा गया, तो उसने आइसोटॉप्स को जगह ही नहीं दिया अपने पीरियोडिक टेबल में, भगा दिया। अरे भैया चलो भागो, हम एक को जगह दे दिए ना, तुम्हारे सारे फैमिली को पालने का लफड़ा हम ही ले रखे हैं क्या, हम नहीं लेंगे, चलो तुम भागो यहाँ से, हम इसको ही लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का H11 होता है, H12 होता है एंड H13 होता है, तो उसने बोला H11 को हम रख लेते हैं, बच्चा है अभी एक है, तू दोनों तो सीख गया है ना, 2 और 3 ले रखा, चल तू दोनों भागा जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल से, तो इसे यहाँ से भगा दिया गया। तो यहीं से देखा गया कि ये भैया पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को मेंडलीफ नहीं दे पाया। तो जैसे ही आया ये मोजले, तो इसने बोला भैया आइसोटॉप्स इधर आओ, तुम्हें किस लिए भगाया था? तो बोला आइसोटॉप्स ने कहा ये हमारा मास के लिए बोल रहा था कि तुम्हारे पास मास है, एटॉमिक नंबर पर बेस नहीं कर रहे हैं हम तो मास के ऊपर कर रहे हैं, तो हमारे लिए मास के लिए जगह नहीं है। तो इसने बोला आओ हम अब आपको जगह देते हैं। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स जो दिया गया वो कहा गया कि इनका एटॉमिक नंबर तीनों के, तो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 ही होता है ना, 17 ही होता है। तो सभी आइसोटॉप्स को उस एक ही जगह पे 17 नंबर पे ही रख दिया गया, क्लोरीन के साथ ही रख दिया गया। जब क्लोरीन की बात आती है तो उन आइसोटॉप्स की बात भी आ जाती है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को ऐसे ठीक किया गया। आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक, मतलब जिसके नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं एंड मास नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे आइसोटॉप्स कहा जाता है। एंड सेकेंड वन कहा गया कि एनामोलस पेयर्स बात की गई, मतलब ऐसे पेयर्स जो मिलते जुलते नहीं थे फिर भी रख दिया गया, मतलब निकल और कोबाल्ट, ठीक है, कुछ ऐसे निकल और कोबाल्ट कई सारे पेयर्स ऐसे रखे गए थे, ठीक। तो एनामोलस पेयर ऐसे ऐसे बन रहे थे, तो इसके कारण क्या दिक्कत आ रही थी, मेंडलीफ ने बना दी थी एनामोलस पेयर। और उसमें क्या था कि उसने निकल और कोबाल्ट भैया मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है और निकल और कोबाल्ट में इससे आगे पीछे रख रहा है ना, जिसका कम है उसको आगे रख, जिसका कम है उसको पीछे रख रहा है, जिसका ज्यादा है उसको आगे रख रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ भैया, ये तो अब पेयर गलत बन गया। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा है तो पहले कम वाला आना चाहिए फिर ज्यादा वाला, तो उसने पहले एक बार ज्यादा वाला रख दिया और एंड कम वाला रख दिया। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से मिल रहे थे, ठीक है, उस कंडीशन में। तो ये इसकी बिहेवियर जो खत्म हो गई। उसके बाद जैसे ही एनामोलस पेयर को ठीक किया किसने, आपका मोजले ने, मतलब
जो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया तो कहा गया कि हाँ ये इसका एटॉमिक नंबर इतना होता है, इसकी वैलेंसी इतनी है, तो ये यहीं रहेगी। तो उसने बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट बताई। उसने एक्चुअल फैक्ट नहीं बताया, उसने मास के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर दिया, बट एक्चुअल फैक्ट नहीं बता पाया कि भैया इसको इधर क्यों रखा, इसका मास ज़्यादा है फिर भी इसे पहले क्यों रखा। तो एक्चुअल फैक्ट नहीं बता पाया था, इसलिए उसका फेल हुआ था। एंड एनोमलस पेयर में इसने ठीक कर दिया। लेकिन मेंडलीफ हद तक कहो तो वो बिल्कुल ठीक तक आया था, ठीक तक आया था। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके ही उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसने सजाया था और सारे एलिमेंटों को उन्होंने सजा दिया था। बेशक लाइट एलिमेंट हो या आपके बहुत ज़्यादा हैवी एलिमेंट हो, सबको उसने आज तक रखा है। और इतनी प्रेडिक्शन ठीक थी कि आज तक भी कोई एलिमेंट मिलता है ना तो पीरियोडिक टेबल में जहाँ मन करे वहाँ हम रख देते हैं और कोई भी एलिमेंट को इधर से उधर हटाना नहीं पड़ता है ना, ये चीज़ है। तो ये आपके तीनों इसके पीरियोडिक टेबल की ये कहानी है। एंड फिर उसके बाद बी पार्ट है गिवन बिलो द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियोडिक, मतलब सेकंड पीरियोडिक पीरियड का आपको दिया हुआ है और आपको इसको क्या लगाना है, देयर एटॉमिक रेडियाई, मतलब इनके एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हैं। अब एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो यहाँ पे आपको देखो रेडियस ऑफ एटम दिया हुआ है, तो लगाना चाहोगे तो ऐसे लगा लो, या फिर आपको याद होगा तो याद का सेकंड पीरियड में कौन कौन से आते हैं, लिथियम से शुरू होता है ना, और लिथियम से शुरू होकर आपके नियोन तक जाता है। तो हम वैसे एलिमेंट जानते हैं, लिथियम के बाद आपका लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ऐसे जाता है ना। तो आप देख लो, हम जैसे सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लिथियम है, तो लिथियम देखो 134 है, 134 है। एंड उसके बाद फिर आपका बेरिलियम है, तो बेरिलियम कौन सा, बेरिलियम आपका 90 है, हैं। उसके बाद बोरोन है, फिर 82 है। एंड फिर कार्बन है, कार्बन आपका 77 है। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका 75 है। एंड फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका 73 है। एंड फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका 72 है। एंड नियोन है, तो नियोन आपका 75 के आसपास दिया हुआ है। तो 72 पहले कैसे आ गया, अच्छा 9th वाला होता है उसमें एनोमलस बिहेवियर आ जाता है, इस कारण से ये फ्लोरीन वाला जो है, फ्लोरीन वाला एज कम्पेयर टू इसके क्या होता है, कम होता है। लेकिन एटॉमिक रेडियाई के भी देखा जाए ना तो सॉरी ये नाइट्रोजन था ना, तो फ्लोरीन, नियोन तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं, सॉरी मैंने ये चीज़ कर दिया। एनोमलस बिहेवियर आता है लेकिन यहाँ पे आपको 6 ही एलिमेंट दिए हुए हैं, लिथियम दिया, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन दिया ही नहीं, मतलब 18 ग्रुप का एलिमेंट नहीं दिया। तो यहीं तक तो लगाएंगे, यहीं तक लगाएंगे, फ्लोरीन तक ही लगाएंगे। तो देख रो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम पीरियड में इधर से इधर जाते हैं ना, तो हमारा जो रेडियस होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस वो क्या होता है, कम होता जाता है। रेडियस की कहानी कम क्यों होते जाती है वो भी सुन लो, ठीक है। बहुत जने लास्ट ही कंसेप्ट है तो हम बता ही देते हैं रेडियस की कहानी। जैसे ये है हमारा, ये हम क्या करते हैं कि हम जैसे पीरियड में चलना स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, पीरियड में चलना स्टार्ट होते हैं। पीरियड मतलब आवर्त में, ऐसे जब चलना स्टार्ट होते हैं तो समझ लो लिथियम है, तो लिथियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 3 पे आता है, 2 और 1 होगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं सेकंड आपका बेरिलियम का करना चाहूँ तो वो 2 और 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोरोन का करना चाहूँ तो 2 और 3 होगा। फिर उसके बाद बोरोन के बाद आपका कार्बन का करना चाहूँ तो 2 और 4 होगा, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन क्या करना चाहूँ तो 2 और 5 होगा। फिर ऑक्सीजन का 2 और 6 होगा। एंड फ्लोरीन का 2 और 7 होगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज ही नहीं हो रहे। सेल्स मतलब ये गोले जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, ये सेकंड में है तो ये सारे सेकंड में ही चलते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इनमें इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स भी तो इनमें इंक्रीज होता जाएगा, मतलब इनका फोर्स भी तो इंक्रीज होता जाएगा। और मतलब यहाँ से ये आगे नहीं जा रहे, जैसे ही यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ भी चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है वो यहाँ पे इंक्रीज होते, मतलब अट्रैक्शन होते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग वाले की रेडियस सबसे हाई थी एंड सबसे फ्लोरीन पर जाते ही उसकी रेडियस क्या हो गई, कम हो गई। इसी कारण से कम का रीजन था, वरना ऐसा नहीं होता। तो उसी को मैंने यहाँ पे बताया। और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है, ऑर्डर में आप इसे लगा सकते हो और कुछ नहीं है, अरेंज कर सकते हो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। खत्म हो गया। यहीं पे हमारे क्या हो जाते हैं सारे जो मतलब आज हमारा टांडव 2.0 सीरीज जो थी हमारी, इसकी फर्स्ट वीडियो जो थी यहीं पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। जो मैंने क्वेश्चंस बताए उन क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट कंसेप्ट लेके, कौन सा कंसेप्ट लेके आऊं, किस पे बेस में क्वेश्चन लेके आऊं इंपॉर्टेंट, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ।
तांडव 2.0 सीरीज को भूलना मत, इसे फैला दो सभी जगह, जल्दी से फैला दो कि तांडव शुरू हो चुका है। अब तांडव हम रोकेंगे नहीं और कंसेप्ट को हम छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।